तो कल हम लोगों ने ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गो थ्रू किया था, बराबर। आज हम लोगों ने उसको प्रॉपरली रो एंड कॉलम्स वाइज अरेंज कर दिया हुआ है ना। और हम लोग को ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पे ही काम करना है, ठीक है। अभी फर्स्ट पेयर में आप देखो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है, हीलियम एक्सट्रीम राइट साइड पे है, राइट। सेकेंड पीरियड में लिथियम से स्टार्ट हुआ, नियॉन पे एंड हुआ। थर्ड पीरियड में सोडियम से स्टार्ट हुआ, आर्गॉन पे एंड हुआ। एंड फोर्थ पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम पोटेशियम, ठीक है, ओके। अब मैं चाह रहा हूं कि आप ऑब्जर्व करो कि डाउन द ग्रुप, जब हम कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो आप ऑब्जर्व करो। वो आप देखो क्या हम देख रहे हैं, क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है टॉप टू बॉटम। अगर हम कोई भी ग्रुप में आ रहे हैं तो ऑब्जर्व करो टॉप टू बॉटम। हाँ बोलो आप, टॉप टू बॉटम क्या ऑब्जर्व किया आपने, बताओ क्या ऑब्जर्व किया। हाँ वेरी गुड। आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम कोई भी ग्रुप में जा रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने एक चीज ऑब्जर्व किया। और दूसरी क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है, हाँ नंबर ऑफ शेल्स देखो बढ़ रहा है जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दो चीज ऑब्जर्वेशन हो रही है। सबसे पहली चीज जो आपने बताया कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ये हर ग्रुप में हो रहा है। देखो यहां पर कितना शेल है, एक। यहां पे कितना शेल है, ये एक शेल और ये दूसरा शेल। यहां पे कितने शेल है, यहां पे कितने शेल है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप सेकंड ग्रुप में जाओ, देखो आपको वही दिखाई देगा। यहाँ पे कितने शेल है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये वाले ग्रुप में जाओ, यहाँ पर बनाया नहीं मैंने, पर आपको भी 4 शेल रहेंगे। तो एक चीज कॉमन है हर एक ग्रुप में कि जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, तो वही चीज लिखेंगे अभी हम लोग। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या ऑब्जर्व किया आपने, बोलो। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, बराबर है, यही ऑब्जर्व हुआ है। सभी लोग एग्री करते हैं इस पे। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया था आपने, बोला था आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 1 की, दिस इज अ ग्रुप 1। सबके आउटर मोस्ट शेल में आप देखो एक ही इलेक्ट्रॉन ही है। सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये एलिमेंट ग्रुप 1 के है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। वैसे आप ग्रुप 2 में जाओ, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर मैं ग्रुप 2 में चल रहा हूं ऊपर से नीचे, तो आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है आपको। आप ग्रुप 3 में चले जाओ, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप ग्रुप 4 में चले जाओ, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। आप ग्रुप 5 में चले जाओ, आप ग्रुप 6 में चले जाओ, आप ग्रुप 7 में चले जाओ। दैट मीन्स मैं कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं, टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। दैट मीन्स इन ग्रुप 1, the number of electrons in their outermost is 1, है ना। ग्रुप 1 में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑल्सो इन ग्रुप 2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इज 2। दैट मीन्स अगर आपको इतना समझ में आया तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना है तो क्या चेक करूं, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। या देखो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ऐसा बोल सकता ना मैं।
ये ग्रुप 2 है तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये ग्रुप 3 है तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट मीन्स टू फाइंड, अब मेरा ये कंक्लूडिंग लाइन है, कंक्लूजन है, टू फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का अगर मुझे क्या निकालना है तो क्या चेक करना होगा? बोलो, चेक द नंबर ऑफ इन देयर outermost shell, check the number of electrons in their agreed, एग्री करते हो कि नहीं? अगर कोई भी एलिमेंट अगर मुझे ग्रुप नंबर निकालना है तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता कर लो। आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है मतलब वो उतने ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 4th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 7th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। कुछ समझा या नहीं समझा? टू फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट। क्लियर है? तो ये बात हो गई कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम के लिए, फर्स्ट पॉइंट। अब मैं चाह रहा हूं आप ऑब्जर्व करो लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, कोई भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करो, लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करो कोई भी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट। कोई भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ बता? तो एक जन बोलो तो मुझे समझ में आया, कौन बोलेगा? और जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो आप बताओ मुझे, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा ना, ऑब्जर्वेशन सबका अलग अलग हो सकता है। हाँ बोलो, क्या आपका ऑब्जर्वेशन आप बताओ। फर्स्ट नंबर लेफ्ट टू राइट, आप फर्स्ट पीरियड में जाओ चेक करो, उसके बाद सेकंड पीरियड में जाओ, फिर थर्ड पीरियड में जाओ, देखो आपको क्या चीजें देखने को मिलती है। बोलो आप। आउटरमोस्ट शेल में, वेरी गुड, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है ये। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं ना तो आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। देखो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और उसका पहला शेल है। जैसे मैं आगे की तरफ गया हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। मतलब हाइड्रोजन से अगर मैं कंपेयर करूं तो हीलियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा कहां पर? उसके पहले शेल में ही बढ़ा है। कहां बढ़ा है? फर्स्ट शेल में। मतलब दोनों के पास में एक ही शेल है, दोनों के पास में। अच्छा, आप सेकंड पीरियड में जाओ, लेफ्ट टू राइट। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अच्छा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ कहां रहा है? सेम शेल में बढ़ रहा है, सेम सेकेंड शेल में बढ़ रहा है कि नहीं? और ये सारे एलिमेंट के पास में कितने शेल है? सारे एलिमेंट के पास में कितने शेल है? 2 शेल है। फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम उनके पास में एक ही शेल है। सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है सबके पास में कितने शेल है? थर्ड पीरियड ऑब्जर्व करो, कितने शेल है? फोर्थ पीरियड ऑब्जर्व करो, तो मतलब अगर मुझे पीरियड नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ शेल्स पता करना पड़ेगा, कितने शेल्स है। अगर कोई भी एलिमेंट के पास में अगर 3 शेल है तो मतलब वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। अगर उसके पास में 4 शेल है तो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। तो टू फाइंड पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, चेक द नंबर ऑफ शेल्स, चेक द नंबर ऑफ शेल्स। क्लियर? तो यहां हम लोग लिखते हैं अभी, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम इन एनी पीरियड, इन एनी, क्या हो गया? द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ शेल क्या है?
है ना। कोई भी पीरियड में जाओ, फर्स्ट पीरियड में जाओ एक ही शेल दिखा देगा आपको, सेकंड पीरियड में जाओ 2 ही शेल दिखा देगा, थर्ड पीरियड में जाओ 3 शेल, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है। यहां पर 4 से 5 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो वो कौन से शेल में बढ़ रहा है, सेकंड शेल में बढ़ रहा है। तीसरा शेल आया क्या सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में कहीं पर भी 3 शेल आए क्या, नहीं है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहा है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है। सो टू फाइंड, बोलो, टू फाइंड पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, चेक द, चेक द नंबर ऑफ शेल्स। क्या चेक करना है अपने को, नंबर ऑफ शेल चेक करना है। क्लियर। ग्रुप नंबर चेक करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक करना है। और पीरियड नंबर के लिए नंबर ऑफ शेल। क्लियर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे। एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 11। एक एलिमेंट है एक्स, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है वो, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहला क्वेश्चन, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड, राइट इट्स ग्रुप नंबर। थर्ड, राइट इट्स पीरियड नंबर। एंड फोर्थ, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। चलो, सबसे पहला, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 2, 8, 1। लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आराम से निकाल लेंगे। तो बताओ ग्रुप नंबर क्या रहेगा, कैसे मालूम पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप, इट बिलोंग्स टू ग्रुप। और मुझे पीरियड नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेल चेक करो, कितने शेल है, 1, 2, 3, 3 शेल है, तो इट बिलोंग्स टू पीरियड 3, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड या पीरियड 3। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, उसका एलिमेंट क्या है मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 11 किसका है, सोडियम का है, तो इट इज सोडियम। अंडरस्टूड। तो किस तरह से सिर्फ उसने एटॉमिक नंबर दिया है और हमको 4 क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मैं एक क्वेश्चन को हाफ मार्क भी कंसीडर करूं तो 2 मार्क का हो रहा है, और अगर 1 मार्क का कंसीडर करूं तो 4 मार्क का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने आपको बोला कि ये 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर। अब मान लो एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, ग्रुप नंबर 2, पीरियड नंबर 3, एलिमेंट मैग्नीशियम ना, एटॉमिक नंबर 12 किसका है, मैग्नीशियम। क्लियर, समझा। आगे नेक्स्ट कॉलम, ग्रुप 1, अल्कली मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ग्रुप। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए लिखा रहा हूं आपको, अल्कली मेटल्स बिलोंग टू ग्रुप 1। रोमन नंबर में लिख सकते हो। चलो एक काम करते हैं, हम लोग उसको नॉर्मल नंबरिंग में लिख जाते हैं, ग्रुप 1। फिर है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप 2। अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप
अल्कली मेटल ग्रुप 1, कहाँ है ग्रुप 1? ये रहे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप 1 के है, इसको अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, दिख रहा है आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हैलोजेंस, डीमेरिट में पढ़े थे हम लोगों ने, हैलोजेंस बिलोंग टू विच ग्रुप? अच्छा, वो ग्रुप 7 कौन से फॉर्म में था? रोमन नंबर में था। किस पे था वो? रोमन नंबर में। किस पे था? उसके बाद इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, दैट इज ग्रुप 18। ग्रुप 18, ग्रुप समझ में आया? तो अल्कली मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, हैलोजन ग्रुप 7 में रोमन नंबर में लिखा है, और इनर्ट गैसेस ग्रुप 18। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या चल रहा है, आप कई जगह पे आप नॉर्मल नंबरिंग कर रहे हो, कई जगह पे आप रोमन नंबर लिख रहे हो। चलो ये दुविधा आपकी मैं दूर करता हूं। दिस इज ग्रुप 1, आप देख रहे रहेंगे आपके टेबल में, देखो जरा, दिस इज ग्रुप 2, ये 3, 4, पक्का नहीं, ऐसा नहीं है, देखो आप, देखो देखो देखो, दिस इज 13, दिस इज ये 16, ये, और ये क्या है, बराबर ना? ये देखो ग्रुप 1 एंड 2, एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक है ना, बराबर? क्या ये? एंड ग्रुप 13 टू 18, मतलब हम लोग जो टेबल पढ़ रहे हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक एंड 13 टू 18 पी ब्लॉक। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखा है, दे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। देखो आप, एस ब्लॉक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब समझ में आ रहा है? इसलिए वो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, दे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट। फिर पी ब्लॉक में दे हैव 3 to 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। दे हैव 3 to 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। अब समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? पी ब्लॉक के अंदर। अच्छा, ये तो नंबरिंग किया मैंने नॉर्मल नंबरिंग में, अब मैं रोमन नंबरिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रोमन नंबरिंग। रोमन नंबरिंग ऐसा 1 है तो 1 लिखा, ग्रुप 2 को ऐसा 2 ही लिख रहा हूं, ठीक है? 13 जो है वो ग्रुप 3A है, क्या है? 14 जो है वो 4th A है, 15 जो है वो 5th A है, 16 जो है वो 6th A है, और 17 को मैं सिर्फ 7 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? और ग्रुप 18 को कुछ नाम नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो कौन से ग्रुप है आप देखो, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। मेंडेलिव ने अलग रखा था, हेनरी मुसे ने भी अलग रखा। ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन। तो इसलिए इनर्ट गैसेस बिलोंग टू ग्रुप 18, उसको कोई रोमन नंबर नहीं दिया उन्होंने। रोमन नंबर स्टेबल एलिमेंट है, इसको रोमन नंबर दिया ही नहीं उन्होंने, ग्रुप 18। अच्छा, अब आओ अल्कली मेटल पे। अल्कली मेटल नॉर्मल नंबरिंग 1, रोमन नंबर भी क्या है? 1 है। तो अगर आप ग्रुप 1 लिखो या फिर रोमन नंबर का 1 लिखो चल जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा आपको। अल्कलाइन अर्थ मेटल नॉर्मल नंबरिंग 2, रोमन नंबर भी क्या है? 2, मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। बट हैलोजन के केस पे नहीं चलेगा ऐसा। व्हाट आर हैलोजेंस? कहां है हैलोजेंस? यहां पर कहां है? देखो ग्रुप 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, आगे नीचे ब्रोमीन रहेगा, फिर आयोडीन रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है? डीमेरिट पॉइंट हाइड्रोजन का पोजीशन को लेके, F2Cl2 Br2I2। तो ग्रुप 7 रोमन नंबर में ग्रुप 7, नॉर्मल नंबरिंग में क्या है? 17 है। नॉर्मल नंबरिंग में क्या है? तो हैलोजन के केस पे आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, रोमन नंबर है, लेकिन नॉर्मल नंबरिंग में क्या लिखना है आपको? 17 लिखना है। सर ये 3A, 4A, 5A, 6A लिखा, तो क्या 3B, 4B और 5B भी है क्या? हाँ है। कहां है वो? डी ब्लॉक में। कहां पर है वो? वो दिख रहा है बीच पे डी ब्लॉक जो है, दिख रहा है? देखो 3 लिखा हुआ है कि नहीं ऊपर? वो 3rd B है,
जहां फोर्थ लिखा है वो फोर्थ बी है, जहां फिफ्थ लिखा है वो फिफ्थ बी, जहां सिक्स लिखा है वो सिक्स बी है। समझ में आ रहा है? और फिर आगे के जो है ना वो सेवेंथ ग्रुप में डाल दिया है लोगों ने, सेवेंथ बी ग्रुप में डाल दिया हुआ है और एट्थ ग्रुप भी रखा हुआ है। तो आपको इसलिए मैं डी ब्लॉक बना के बता नहीं रहा क्योंकि हम लोग वो पढ़ ही नहीं रहे फिलहाल अभी, तो आप उसका ध्यान मत दो। सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं हेलोजन केस में कि हेलोजन में अगर आप रोमन नंबर लिख रहे हो तो ग्रुप 7 रोमन नंबर में, लेकिन अगर आप नॉर्मल नंबरिंग कर रहे हो तो ग्रुप 17। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आया हेलोजेंस बिलोंग टू ग्रुप डैश, आपने याद किया रोमन नंबर ग्रुप 7, आपको पता ही नहीं है कि नॉर्मल नंबरिंग में वो 17 है और वो ऑप्शन डाल दिया 15, 16, 17, 18, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मैं तो ग्रुप 7 याद करके आया, ऑप्शन ही नहीं है। बाहर आगे बोलोगे रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन में था ही नहीं। अरे ऑप्शन में है, कौन सा रहेगा वो? ग्रुप 17 रहेगा। क्या रहेगा? ग्रुप 17। तो ये चीजें ध्यान रखना हेलोजन के केस में। अल्कली मेटल ग्रुप 1 ठीक है, अल्काइल मेटल ग्रुप 2 क्योंकि नॉर्मल नंबरिंग और रोमन नंबर सेम है। इनर गैस पे ध्यान रखना मैं ग्रुप 18, उसमें तो रोमन नंबर है ही नहीं। बट हेलोजन ऐसा है जिसमें रोमन नंबर अलग है और नॉर्मल नंबरिंग क्या है? अलग है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, क्लियर? तो आपको क्या करना है, अभी ये कॉपी करना है पूरा टेबल। अच्छा, टेबल कॉपी कर रहे हो तो मैं अभी आपके लिए मिटा दे रहा हूं, आपको ये कॉपी नहीं करना है। ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया था, ये कॉपी नहीं करना है आपको, ठीक है? और हो सके तो ये भी कॉपी मत करो आप। सिर्फ मैंने आपको खाली नॉर्मल नंबरिंग के टाइम पे वो डिफरेंसेस खाली बताया, ठीक है? तो क्या करना है, पहले आपको ये टेबल बनाना है। अच्छा, टेबल बनाने का सुन लो, आप हॉरिजॉन्टल रख के बना सकते हो, टेबल हॉरिजॉन्टल रख के बना सकते हो, बुक ऐसा बुक हॉरिजॉन्टल रख के बना सकते हो। एंड जब आप फर्स्ट रो का बना रहे हो, सेकेंड रो में थोड़ा सा गैप छोड़ना ताकि इट शुड बी विजिबल प्रॉपरली। उसके बाद में आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं, फॉर ग्रुप नंबर कैसे पता करना है और पीरियड नंबर। उसके बाद में मैंने आपको एक्टिविटी क्वेश्चन दिया बेस्ड ऑन ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करने का। उसके बाद ये एमसीक्यू के लिए कॉपी करना है। क्लियर? आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेगा कॉपी करने के लिए, टिल 5:30 ओवर हो जाना चाहिए, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। वैलेंसी, तो व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी क्या होता है, बोलो? हाँ, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है ताकि वो क्या बन जावे? स्टेबल बन जावे। समझ में आ रहा है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? डोनेट करता है, गेन करता है या फिर शेयर करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, गेन और शेयर इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल इज नोन एज वैलेंसी। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द number of electrons donated, gain or share to become stable। स्टेबल होने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। समझ में? अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है, गेन करने वाला है या शेयर करने वाला है? वो पता करने के लिए हमको जानना होगा कि उसके आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में? मैंने क्या बोला? कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करने वाला है, गेन करने वाला है या शेयर करने वाला है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स वैलेंसी पता करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वैलेंसी का दूसरा डेफिनेशन, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल।
तो दोनों भी डेफिनेशन क्लियर है वैलेंसी का। पहला डेफिनेशन, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो सेकंड डेफिनेशन, इट आल्सो डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब रहेगा, जब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने? और अगर मैं डुप्लेट स्टेट की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हीलियम के केस में, हीलियम के केस में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी, इसलिए हीलियम डुप्लेट स्टेट से क्या है, स्टेबल है। हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है हर एक के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो कमिंग बैक टू हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास में? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि हम फर्स्ट पीरियड में है और उनके पास में एक ही शेल है, तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन की है। उसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 2 करने के लिए एक उसको गेन करना पड़ेगा, एक क्या करना पड़ेगा, उसको गेन करना पड़ेगा। तो क्या कोई उसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा? देखो आप मुझे बताओ, गेन करना सिंपल है या लूज करना सिंपल है? गेन करना सिंपल है या लूज करना सिंपल है? हमारे पास जो है वो हमारा खुद का है ना, तो हम उसको कुछ भी कर सकते हैं ना, हम उसको डोनेट कर सकते हैं ना, हमारी मर्जी है, हमारा खुद का है वो। तो हाइड्रोजन के पास में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसका खुद का है ना, तो वो उसको जैसे चाहे वैसा यूज कर सकता है, वो उसको इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता। तो वो मेरा खुद का है, मैं क्या कर दूंगा, उसको डोनेट कर दूंगा, तो वो इजीली वे में हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, हाँ कितनी होगी शारिक, 0। क्यों 0 होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो 0 कैसे होगी? आपने डेफिनेशन क्या पढ़े, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वैलेंसी क्या होगी, 0 कहां से होगी बेटा? तो वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी, समझ में आ रहा है? अब आ जाओ हीलियम पे, कि वैलेंसी क्या होगी, क्यों 0 होगी? क्योंकि वो स्टेबल है, वो डोनेट भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, शेयर भी नहीं करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। अब आ जाओ लिथियम पे, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितने की जरूरत है? कोई उसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं देगा। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, 100 रुपीज की कोई चीज है जो मुझे पसंद आ गई, मुझे लेना है, मेरे पास में सिर्फ 10 रुपीज है। कितने रुपीज है? मुझे कितने रुपए की जरूरत है अभी? 90 रुपीज, काफी ज्यादा है, तो कोई मुझे 90 रुपीज नहीं देगा। समझ में आ रही बात? तो मैं वो 10 रुपीज क्या कर दूंगा, उसको जैसे चाहे वैसा यूज कर लूंगा, मैं चाहे तो डोनेट भी कर सकता हूं, है कि नहीं? तो यहां पर लिथियम क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद में उसके पास में 1 ही शेल बचेगा, और वो 1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो स्टेबल हो जाएगा। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए लिथियम ने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो वैलेंसी क्या आएगी, 1। समझ में आ रहा है? सोडियम अगेन अपने आप को डोनेट कर स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो, तो वैलेंसी पोटेशियम, 1। समझ में आ रहा है? ग्रुप 2 में आओ, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है, और 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई देगा उसको, तो क्या कर देगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन
कर देगा। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी सेम, इसकी भी वैलेंसी। देख रहे हो आप क्या हो रहा है? थर्ड ग्रुप में आओ, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है? तो कोई देगा उसको 5, क्या करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी, इसकी वैलेंसी भी। अब एग्जैक्टली मिडल पे आ गए अपन, 4 है और 4 की जरूरत है, तो अब क्या करेगा वो? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 100 रुपीज की कोई चीज है, मेरे पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज की जरूरत है, तो इससे मांग लूंगा, ला दे, साथ में खेलेंगे अपन, है ना? तो ये 50 रुपया क्या करेगा, मुझे 50 रुपीज दे देगा, हम लोग क्या करेंगे, साथ में क्या करेंगे, खेलेंगे, तो शेयरिंग हुआ ना, है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन क्या करेंगे, अपने आउटरमोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो शेयरिंग हुई, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई? 4, तो वैलेंसी क्या होगी? यहां पर भी वैलेंसी क्या होगी? अब आगे आते हैं, अब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है? अब 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा? तो यहां पर वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो अब उसकी वैलेंसी क्या होगी, 5 होगी या 3 होगी? 5 होगी या 3 होगी? 3। प्लस माइनस छोड़ो, फिलहाल मैं नंबर पूछ रहा हूं आपको। वैलेंसी क्या होगी? इसके पास भी वैलेंसी क्या होगी? 3 गेन कर रहा है ना। ऑक्सीजन वैलेंसी क्या होगी? 2 गेन करेगा। सल्फर, क्लोरीन की वैलेंसी, यहां पर वैलेंसी, इन दोनों की वैलेंसी 0, और ये भी क्या हो जाएगा? समझा वैलेंसी कैसे लिखा हम लोगों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट के? अब आप बताओ, अब आप ऑब्जर्व करो, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, सबकी वैलेंसी क्या हो रही है? मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, वैलेंसी क्या होगी? ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 7 से बिलोंग कर रहा है। वाह, वेरी गुड। अरे देखो बेटा, 1 है, रोमन नंबर, ग्रुप 7, वैलेंसी 1 है। ध्यान दो बराबर। कहने का मतलब मेरा ये कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, जितने भी एलिमेंट एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, सबकी वैलेंसी सेम है। सबकी वैलेंसी क्या है? सेम। अब आप लेफ्ट टू राइट कोई भी पीरियड में जाओ, आप सेकेंड और थर्ड पीरियड में जाओ, फिलहाल सेकेंड और थर्ड पीरियड में आपको एक चीज सेम कॉमन नजर आएगी आपको। वैलेंसी पहले क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है 1 to 4, और उसके बाद डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 4 to 0। देखो थर्ड पीरियड में भी वही हो रहा है, वैलेंसी इंक्रीज हो रही है 1 to एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो वैलेंसी का दोनों डेफिनेशन क्लियर है। डाउन द ग्रुप सबकी वैलेंसी सेम है, और लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0। तो वही चीज अभी अपने को लिखना है। बोलो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इन ग्रुप 1 the number of electrons, the number of in their outermost shell, in their is 1 actually, right? Is therefore the valency is 1। valency क्या है? in group 2 the number of electrons in their outermost shell is, therefore their valency is, so as we move down the group, as we move, the valency remains same।
दैट्स द कंक्लूडिंग लाइन, द वैलेंसी रिमेन्स, सब एलिमेंट की वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि ग्रुप 1 के कितने भी एलिमेंट है तो सबकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी क्या रहेगी, ग्रुप 7 हैलोजन के जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1। अच्छा, ये 1 में और ये 1 में डिफरेंस क्या है, इसने डोनेट करके अपनी वैलेंसी 1 बनाया, इसने गेन करके अपनी वैलेंसी 1 बनाया, ये डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? यहां के एलिमेंट जो अल्कली मेटल है ये डोनेट करके अपनी वैलेंसी 1 बना रहे हैं, वेयर एज हैलोजन गेन करके अपनी वैलेंसी 1 बना रहा है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? फिर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, स्पेसिफिकली इन सेकेंड एंड, है ना, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड क्या हो रहा है, वैलेंसी बताओ, वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to and then decreases from 4 to, valency increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0. This is what you studied, we observed in first 20 element. जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं सारे एलिमेंट की वैलेंसी सेम है, और जब हम अक्रॉस द पीरियड कोई भी सेकेंड और थर्ड पीरियड में जा रहे हैं तो वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज हो रही है और देन 4 to 0 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में। क्लियर? तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको अगेन ये टेबल बनाना है, टेबल बना करके वैलेंसी का डेफिनेशन, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखना है। अब लेकिन ये टेबल क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार बना चुके हैं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको घर जाकर के टेबल बनाना है। तो आप टेबल के लिए यहाँ जगह छोड़ दोगे, उसके नीचे वैलेंसी का डेफिनेशन और ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट लिखोगे। अच्छा, एक और एक चीज, अब आप बोलोगे सर वैलेंसी कैसे मालूम पड़ेगा, आप तो भेजोगे, तो आपने इसके पहले टेबल बनाया हो ना, उसमें आप पेंसिल से वैलेंसी लिख दो, फिर घर जाकर के आपको वैसे ही वो वैलेंसी क्या करना है, कॉपी करना है। क्लियर है? तो अभी आप टेबल के लिए स्पेस छोड़ दो, इसके प्रीवियस टेबल में वैलेंसी मार्क कर दो, वो आपको घर पे ये कंप्लीट करना रहेगा और आप ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर दो। क्लियर है? एटॉमिक साइज, अगेन इसी टेबल के बेसिस पे हम लोग को एटॉमिक साइज पढ़ना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज क्या होता है, क्या होता है बेसिकली, एटॉमिक साइज क्या होता है? अगर मुझे डिफाइन करना है एटॉमिक साइज तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेरी गुड। और मान लो कोई भी एटम का ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है क्या नहीं, तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज, है या नहीं? इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक साइज। जैसे कि हम लोग सर्कल के अंदर ये सर्कमफ्रेंस है, इसे क्या बोलेंगे, सेंटर। तो सेंटर और सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं कि नहीं कहते? उसी तरीके से एक एटम के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज कहते हैं। तो अगर मुझे एटॉमिक साइज का डेफिनेशन बताना है तो हम कैसा लिखेंगे, आप बताओ? एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and outermost shell. It is defined as the distance between nucleus and outermost shell of an atom. Nucleus and outermost shell of an atom, है ना? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। और एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। क्लियर है? ओके। क्या हमको हमारे नेकेड आई से एटम दिखाई देता है? नहीं, तो उसका साइज कैसे मालूम पड़ेगा?
दैट मीन्स उसका एटॉमिक साइज बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा एटम है कि नहीं? दैट इज वाई इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पिकोमीटर. इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर. नैनो मिलीमीटर सुने हो आप? मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁹. वैसे पिकोमीटर 10⁻12. 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर. 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻12 मीटर. 10⁻12 मीन्स व्हाट? 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने जीरो रहेंगे? 11 जीरो रहेंगे और उसके बाद में फिर 1 रहेगा. तो कितना छोटा है ना. तो दिस इज द एटॉमिक साइज बेसिकली ऑफ एन एटम. क्लियर है? तो इट इज मेजर इन पिकोमीटर. इट इज मेजर इन पिकोमीटर. Understood? What is atomic size? It is defined as the distance between nucleus and outermost shell of an atom. न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज कहते हैं. क्लियर है? ओके. नाउ वी हैव टू सी कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब हम डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम आएंगे कोई भी ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे कोई भी पीरियड में, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? वो हमको स्टडी करना है. तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऑब्जर्व करो आप डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है. एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? देखो जरा बराबर से. हाँ, एक ऑब्जर्वेशन हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, पक्का बढ़ रहा है. नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, राइट ना. नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा? अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? हाँ बोलो. डिस्टेंस बढ़ेगा. किसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और जब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ जाएगा? हमारा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सिंपल. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं नहीं? यहां पर कितना शेल है? लिथियम के पास कितना शेल है? सोडियम के पास में, पोटेशियम के पास में 4 है कि नहीं? तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे. नंबर ऑफ शेल बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एंड हेंस एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. क्लियर है? लेट्स सी हियर. मान लो ये हाइड्रोजन है. ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है. क्या ये हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन के पास में एक ही शेल है ना? एक ही शेल है ना. तो ये उसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, है क्या नहीं? दिस इज हाइड्रोजन. दूसरा कौन था? लिथियम. ये उसका न्यूक्लियस. लिथियम के पास में कितना शेल है? 2 शेल है. तो 2 शेल होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो दिस इज लिथियम, है क्या नहीं? सोडियम के केस में कितने शेल है बताओ? 3 शेल है. तो और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सोडियम के केस में. और अगर मैं बात करूं पोटेशियम का, कितने शेल है? 4 शेल है. तो और बढ़ जाएगा पोटेशियम में केस. तो इन चारों में सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन. और सबसे बड़ा एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. हाइड्रोजन छोटा है सबसे, पोटेशियम सबसे क्या है? बड़ा है. समझ में आई बात? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है.
और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? तो वो चीज अभी हमको लिखना है। बोलो पॉइंट नंबर 1, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बोलो आप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है जिसके वजह से दिस increases the distance between nucleus and outermost shell of an atom. Hence atomic size increases down the group. Atomic size increases down the group. क्लियर है? सबको समझ में आया? तो डाउन द ग्रुप में हम कोई भी आएगा। अगर मैं बात करूं सेकेंड ग्रुप की, तो छोटा एलिमेंट कौन है, बड़ा एलिमेंट कौन है? बेरिलियम छोटा है और कैल्शियम। फर्स्ट ग्रुप में छोटा कौन है? और पोटेशियम क्या है? अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपेयर करूं लिथियम और सोडियम को, तो लिथियम छोटा है और सोडियम, क्लियर है? तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है। क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया डाउन द ग्रुप में क्यों एटॉमिक साइज बढ़ रहा है? क्योंकि इट इज वन ऑफ द क्यूरीज है, राइट? इट इज वन ऑफ द फेमस क्यूरीज ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाउ विल यू प्रेजेंट योर आंसर? एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप में आप कैसे आंसर लिखोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एटॉमिक साइज का डेफिनेशन। एटॉमिक साइज की बात चल रही तो आप एटॉमिक साइज का डेफिनेशन लिखो सबसे पहला, उसके बाद में बताओ कि डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज? ये ऑप्शनल है, इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। जो रीजन में ये ऑप्शनल है, ठीक है? आप लिखना है तो लिख सकते हो आप, ठीक है? तो ये एटॉमिक साइज का डेफिनेशन होता है। उसके बाद में वो बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करेंगे। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर? अंडरस्टूड? समझा? नाउ वी हैव टू सी what happens as we move from left to right in any period. As we move from left to right in any period, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे कोई भी पीरियड में तो क्या होगा? ऑब्जर्व करो आप, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, कोई भी पीरियड में आप जाओ लेफ्ट टू राइट, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। सब बोलो। एटॉमिक साइज रिमेन सेम? नहीं, आप ये देख के बोलते रहेंगे कि सर नंबर ऑफ शेल सेम है तो इसलिए शायद एटॉमिक साइज सेम होगा। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन फिलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ठीक है, आप बताओ। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इंक्रीजेस। हाँ, ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल तो सेम ही है ना। नंबर ऑफ शेल क्या है? तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स। पक्का? शेल तो सेम ही है। अच्छा, आपने बोला कि आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे, जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो सेम शेल में बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम
तो मैं यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द अब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर होता क्या है ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, अभी आप समझो यहां पर मैं सेकेंड पीरियड ले रहा हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वो सेम सेकेंड शेल में बढ़ा है ना, 1 से क्या हो गया यहां पर 2। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, बराबर। अगेन आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा कि नहीं, क्यों? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होने चाहिए, प्रोटॉन होने चाहिए कि नहीं, क्यों? ताकि हमारा एटम क्या बन सके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन सके। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में। इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से एक एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा। अच्छा, प्रोटॉन कहां पर है? न्यूक्लियस में है ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन्स आर विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, दैट मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा ना, न्यूक्लियस पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस पे प्रेशर बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है कि नहीं? जब हम छोटे थे तो बस आराम से खाओ पियो आराम करो, खेलना है बस खाली। पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे पे पढ़ाई का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, वी आर बीइंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ती कि नहीं? तो सेम तरीके से जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, दैट मीन्स न्यूक्लियर पे चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना तो न्यूक्लियस आ जाएगा गुस्से में, न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, अब जब न्यूक्लियस गुस्से में आएगा तो न्यूक्लियस करेगा क्या पता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या करेगा, पुल करेगा। अच्छा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्यों पुल कर रहा है? अच्छा मुझे बताओ, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना कि नहीं करेगा? पक्का करेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने पास लेकर के आएगा। तो आप समझना बराबर, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है और वो सेम शेल में बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियस पे प्रेशर ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस गुस्से में, तो न्यूक्लियस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, हाथ में, न्यूक्लियस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। मान लो मैं न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूंगा, इसको ज्यादा पुल करूंगा। जब ज्यादा पुल करूंगा तो ये करीब आएगा ना, करीब आएगा कि नहीं? जब ज्यादा पुल करूंगा तो ये क्या आएगा, तो साइज क्या हो जाएगा एटम का, स्मॉल हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा एटम का, स्मॉल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल क्या करेगा, ज्यादा करते रहेगा और साइज क्या होते जाएगा, स्मॉल होते जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर पे चार्ज बिल्डअप होते जाएगा, ज्यादा होते जाएगा, ज्यादा पुल करते रहेगा और ज्यादा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गया कुछ दिमाग में या नहीं गया, पक्का समझा? न्यूक्लियस पे चार्ज क्यों बढ़ रहा है,
क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां बढ़ रहे हैं? सेम शेल में बढ़ रहे हैं। सेम, अभी फॉर एग्जांपल ये एक बेंच है, वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, जो भी आ रहा है सब यहीं बैठ रहे हैं। चलो पहली बेंच पे बैठते हैं हम। ये आया फर्स्ट बेंच पे, वो आया फर्स्ट बेंच पे, वो आया फर्स्ट बेंच पे, तो क्या होगा? फर्स्ट बेंच पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं? जो कॉर्नर में बैठा है वो बेचारा परेशान, गुस्से में, और कितना अंदर खसकाओगे मुझे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से न्यूक्लियस गुस्से में आ जा रहा है, क्योंकि बार बार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जा रहा है। जो देखो वो सेम शेल में ऐड हो रहा है। सेम शेल में ऐड होने की वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ज्यादा पुल करते जा रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर रहा है तो साइज क्या होते जा रहा है? स्मॉल होते जा रहा है। क्लियर? दैट मीन्स जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है। साइज क्या होते जा रहा है? तो जब साइज छोटा हो रहा है तो आप मुझे बताओ, लिथियम और नियॉन में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? लिथियम क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, और नियॉन क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और अगर मैं सोडियम और आर्गन की बात करूं तो सोडियम बड़ा रहेगा और आर्गन छोटा रहेगा, क्योंकि जब हम जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज स्मॉल होता जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पुल बढ़ रहा है। क्लियर है? तो वही लिखना है अभी हमको यहाँ पर। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन दी, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से दिस इंक्रीजेस द, एक मिनट, द न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो increases, nuclear charge also increases, and this increases the nuclear pool of an electron। मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को, and hence atomic size decreases from left to right, atomic size, hence atomic size decreases, atomic size। तो अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम बड़ा है और नियॉन क्या है? छोटा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लिथियम बड़ा है और नियॉन क्या है? छोटा है। क्लियर? समझा या नहीं समझा? डाउट? डाउट नहीं है? आना चाहिए डाउट। सर जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है सेम शेल में, न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ रहा है, बराबर। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो तभी क्या न्यूक्लियर पे चार्ज नहीं बढ़ रहा है? क्या लगता है आपको? डाउन द ग्रुप में न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा है? अच्छा, न्यूक्लियस पे चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, है या नहीं? तो डाउन द ग्रुप में क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे ना, तो न्यूक्लियस पे चार्ज भी बढ़ रहा रहेगा ना, तो फिर वहां इंक्रीज क्यों हो रहा है एटॉमिक साइज? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सेम शेल में ऐड नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूअर शेल में ऐड हो रहे। न्यूअर मतलब नए शेल में, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन न्यूअर शेल, नए शेल में ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होने के बावजूद भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करके नहीं रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? नए शेल में जाके बढ़ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैं न्यूक्लियस हूं, पहला बैच भर गया, दूसरा स्टूडेंट आया वो सेकेंड बैच पे फिल कर रहा है, तो मेरा उससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? और वो जितना दूर जाएगा उतना मेरा उससे पुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से पुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो हम लोग इसको रीड करते हैं, एटॉमिक साइज को, एटॉमिक साइज का पॉइंट रीड करते हैं।
कौन पढ़ रहा है चैप्टर? आप पढ़ो एटॉमिक साइज, पेज नंबर 25। Atomic size. You have seen in the previous standard that size, volume is the fundamental property of matter. The size of an atom is indicated by its radius. Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell. ये डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया, बराबर? आगे Atomic radius is expressed in the unit picometer, which is smaller than nanometer. 1 picometer is equal to 10 to minus 12 meter. Some elements and their atomic radii are given here. You will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. हाँ, तो हमने यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं विद इन अ पीरियड, कोई भी पीरियड में, तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है। उसका रीजन वहाँ मेंशन किया, प्लीज ध्यान देना। The reason behind this is as follows. While going from left to right within a period, the atomic number increases one by one. बराबर, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वन बाय वन। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। वही लिखा हुआ है, पढ़ो। Meaning the positive charge of the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electron gets added to the same outermost shell. जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो कौन से शेल में ऐड हो रहा है? सेम शेल में ऐड हो रहा है। एंड हेंस Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent, and thereby the size of the atom increases. न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ गया, एंड न्यूक्लियर पे जब चार्ज बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या करता है? पुल करता है, ज्यादा स्पीड से पुल करता है, ज्यादा एक्सटेंट से क्या करता है? वो पुल करता है। एंड जब वो पुल करेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट पैराग्राफ पढ़ना। लास्ट पैराग्राफ में डाउन द ग्रुप बोल रहा है वो। यू विल फाइंड दैट You will find that while going down a group, the atomic size goes on increasing. This is because while going down a group, a new shell is added. Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. As a result of this, the atomic size increases in spite of the increased nuclear charge. क्लियर है? जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एंड भले से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट वो ज्यादा पुल नहीं कर पा रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर दो फेमस रीजन पढ़ लिया, व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। दोनों भी एटॉमिक साइज पे दोनों रीजन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको? एनी डाउट? क्लियर है? तो आपने टेबल बना के लेकर आया है, आपको खाली यह कॉपी करना है, जो भी राइटिंग पार्ट है वो खाली कॉपी करना है। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो फटाफट। आपको मैंने 2 लेक्चर पहले बताया था कि थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इतना पता है कि भाई हम इस शेल के अंदर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, है क्या? बट ये नहीं बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में फिल होंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि शेल के अंदर सब शेल होता है। शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f प्लस स्टार्टिंग के 4 शेल ही लिया हो मैंने। ठीक है, के शेल में एक ही शेल है, एस ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल कहते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो के शेल में एक ही ऑर्बिटल है तो टेंशन नहीं है। मतलब एल शेल में आओ, एल शेल में 2 ऑर्बिटल है। कितने हैं? एस और पी।
whereas in third shell there are 3 orbital s p d. in fourth shell there are 4 orbital s p d f. तो ऑफबो ने अपना एक प्रिंसिपल लाया, उसने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करना स्टार्ट करेंगे, कि कौन कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा। तो ऑफबो ने क्या बताया कि जो पहले लो एनर्जी वाला शेल है ना, लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, पहले वो फिल होगा, उसके बाद हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्या होगा, फिल होगा। इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन से ऑर्बिटल को फिल करेंगे, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे, उसके बाद हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे। अच्छा बोलो कैसे मालूम कैसा पड़ेगा हमारे को कि कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी लो है और कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, हाई है। तो उसके लिए उसने एक प्रिंसिपल दिया था और यहां पर उसने एक एरो करके बताया गया है। किस तरह से एरो किया मैं आपको बता दूं। एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना वाला बस एरो पे। पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल हो रहा है, एस। तो पहले शेल का कुछ भी टेंशन नहीं है। सेकेंड शेल पे आओ तो एस फिल कर रहा है, एस फिल क्या फिल करेगा, पी। मतलब सेकेंड शेल के दोनों भी ऑर्बिटल वो फिल कर रहा है वन आफ्टर दी अनदर। तो इसलिए सेकेंड शेल का भी टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। थर्ड शेल पे आओ, सेकेंड शेल फिल करके वो कहां जम किया उसने, अच्छा थर्ड शेल का पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल कर रहा है, एस। अच्छा एस फिल करके वो कौन सा ऑर्बिटल फिल कर रहा है, अच्छा पी फिल करने के बाद क्या फिल कर रहा है वो, फोर्थ शेल का एस ऑर्बिटल फिल कर रहा है। देखो थर्ड शेल का डी ऑर्बिटल उसने बाद में फिल कर रहा है, किसके बाद फिल कर रहा है वो, 4s फिल करने के बाद 3d फिल कर रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल वो हाई एनर्जी का है। क्या है वो, हाई एनर्जी है। देन 4s जो है वो लो एनर्जी वाला है, डी जो है वो हाई एनर्जी वाला है। तो ऑफबो का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पहले लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा। तो थर्ड शेल में वो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल फिल कर रहा है, उसके बाद क्या वो डी ऑर्बिटल फिल कर रहा है, क्या कौन सा ऑर्बिटल फिल कर रहा है वो, फोर्थ शेल का एस ऑर्बिटल फिल कर रहा है। दैट इज व्हाई थर्ड शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके वो डी ऑर्बिटल नहीं फिल करता है, मतलब वो इनकम्प्लीट रखते हुए कहां जम करता है वो, फोर्थ शेल में जम करता है। फोर्थ शेल का एस ऑर्बिटल क्या करता है वो फिल करता है, उसके बाद थर्ड शेल का डी ऑर्बिटल क्या करता है, फिल करता है। तो ये ऑफबो प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल करेगा, उसके बाद हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल करेगा। तो थर्ड शेल को इनकम्प्लीट रखते हुए वो फोर्थ शेल पहले फिल कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो 4s वाला जो ऑर्बिटल है वो लो एनर्जी वाला है एज कंपेयर टू 3d। अब समझा, क्लियर है क्या, नहीं समझा। तो ये जो फिगर जो है इसका मेन मैं फोटो में आपको भेजूंगा ग्रुप में, वो आपको बनाना है, ठीक है, ताकि अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों पोटेशियम के अंदर फोर्थ शेल में जम किया हुआ है थर्ड शेल को इनकम्प्लीट रखते हुए। क्लियर है, तो मैं भेजूंगा आज, आपको बना के लेके आना है। क्लियर, दैट्स इट। ओके, तो कल हम लोगों ने एटॉमिक साइज पढ़ा था, राइट। बेस्ड ऑन द एटॉमिक साइज मेटेलिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया गया है। एक मिनट बंद करना, तो मेटेलिक कैरेक्टर। तो व्हाट डज मेटल्स जनरली डू, मेटल्स जनरली क्या करते हैं, मेटल्स जनरली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स जनरली क्या करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं,
डोनेट करना मतलब पॉजिटिव नेचर होता है ना, डोनेट करना मतलब, तो इसलिए अपने ऊपर वो कौन सा चार्ज लेकर के आते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं। तो मेटल्स जनरली डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या नहीं करता है ना? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपने आप को स्टेबल होने के लिए। सिमिलरली मैग्नीशियम क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करके अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर के आएगा, तो कितने पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा, दो, Mg2+। Mg मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएगा। समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्यों? क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इट विल फॉर्म Al3+। समझ में आ रहा है? तो मेटल्स जनरली डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, दैट इज व्हाई मेटल्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या कहते हैं मेटल्स को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं। दैट इज व्हाई मेटल्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आया या नहीं समझ में आया? बस वही चीज अभी अपने को लिखना है। मेटल्स बोलो, जनरली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स जनरली and acquire positive charge on it, therefore they are said to be electropositive। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हो, Na+, Mg2+, Al3+। कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है या नहीं? हमारा सक्सेस कैसे डिसाइड होता है, कि हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, है क्या नहीं? उसी तरीके से कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली ऑपोजिट नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटल जनरली गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स जनरली गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। और गेन करना मतलब एक नेगेटिव नेचर है ना, एंड एक्वायर विच चार्ज ऑन देम, नेगेटिव चार्ज ऑन इट, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, मेटल्स या नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल का एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेव करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या शेयर करते हैं, और अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर के आते हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं। दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो शेयरिंग करते हैं वो भी नेगेटिव नेचर है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड सिलिकॉन, दे शेयर इलेक्ट्रॉन। अपने आउटरमोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, शेयर करते हो। शेयरिंग करना भी एक तरह का नेगेटिव नेचर ही होता है। मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, अगर आपको याद है तो, टिफिन वाला एग्जांपल दिया था। मैं 1 रोटी लेकर आता हूँ, मेरा फ्रेंड 5 रोटी लेकर आता है, मेरा पेट 3 रोटी से भरता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना टिफिन से मैं क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। मैं अपना टिफिन टेबल पे रखता हूँ, बाजू वाला उसका टिफिन टेबल पे रखता है, तो मैं मेरे टिफिन से भी खा सकता हूँ और उसके टिफिन से भी खा सकता हूँ कि नहीं? तो ऐसा करते करते क्या करेंगे अपन, 3 रोटी खा जाएंगे। तो ये एक सेल्फिश बिहेवियर हुआ ना, कि मुझे मेरा पेट भरने के लिए शेयरिंग कर रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? तो शेयरिंग करना भी एक तरह का नेगेटिव नेचर होता है। क्लियर है? तो नॉन मेटल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग अभी यहां पर, नॉन मेटल्स जनरली गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स and acquire
and acquire a negative charge on it. That is why they are said to be electronegative. Example, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो, तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव सिंबल आएंगे. नाइट्रोजन 5, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 गेन करने वाला है ना, तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव आ जाएंगे. नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन 1 माइनस, 1 माइनस. समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ना. तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज लेकर आता है, therefore they are said to be electropositive. Whereas non-metals, they gain or share electrons and acquire a negative charge on them, therefore they are said to be electronegative. अब हमको चेक करना है कि डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कैसे हो रहा है ना. दैट वी विल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज. ठीक है, तो कल हम लोग ने पढ़ा था एटॉमिक साइज. जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, अच्छा एटॉमिक साइज बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, एटॉमिक साइज बढ़ गया. तो आप मुझे बताओ, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर पूल होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, पक्का क्या होगा, वो कम होगा. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या हुआ है, बढ़ गया है. तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर पूल जो रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पूल करने की जो कैपेसिटी रहेगी वो कम हो जाएगी. तो वो कम होने की वजह से लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड रहेगा. तो मतलब दैट मींस लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है. लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है. और जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर के आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ जाएगा. तो हम लोग को चेक करना है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कोई भी ग्रुप में, तो किसके केस में इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो रहा है. लेट्स चेक द एटॉमिक साइज फर्स्ट. हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से उसका न्यूक्लियर पूल कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा. मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जल्दी से पकड़ के रखेगा एकदम स्पीड से. तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, नहीं होगा. तो मतलब ये हाइड्रोजन जल्दी से मेटल नहीं बनने वाला. कंपेयर लिथियम, कंपेयर करो. एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लिथियम का थोड़ा सा साइज बढ़ चुका है. तो साइज बढ़ने की वजह से अब मुझे बताओ न्यूक्लियर पूल कम होगा या ज्यादा होगा, थोड़ा तो कम होगा ना. एज कंपेयर टू हाइड्रोजन थोड़ा क्या हो जाएगा, तो मतलब लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन थोड़ा जल्दी रिलीज हो सकता है. तो अगर मैं हाइड्रोजन और लिथियम की बात करूं तो किसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो रहा है, लिथियम. मतलब लिथियम जल्दी मेटल बनेगा एज कंपेयर टू अगेन. लिथियम जल्दी क्या बनने वाला है, मेटल बनने वाला है, क्योंकि लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन जल्दी क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है. अच्छा अब आओ सोडियम में. सोडियम में और एटॉमिक साइज बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो न्यूक्लियर पूल कम होगा या ज्यादा होगा, और कम होगा एज कंपेयर टू लिथियम एंड हाइड्रोजन. तो कम होने की वजह से आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. तो अगर मैं ये 3 एलिमेंट की बात करूं तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, मतलब सोडियम जल्दी से मेटल बनने वाला है. अब आओ पोटेशियम पे. पोटेशियम में और एटॉमिक साइज बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर पूल और क्या हो जाएगा, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम जल्दी से क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा. तो अगर मैं 4 एलिमेंट की बात करूं तो कौन सा एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके मेटल बन रहा है, समझ में आ रहा है.
दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की रिलीज करने की कैपेसिटी जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है ना। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी सबसे कम थी, उससे ज्यादा किसके पास थी? उससे ज्यादा दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल बनने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, है ना, कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। मेटल बनने की कैपेसिटी, मेटल बनने की क्षमता बढ़ रही है जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रही है? समझा या नहीं समझा? पक्का समझा कि एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा। यार हाइड्रोजन, तू भी आ बेटा, लिथियम नहीं, तू हाइड्रोजन, तू छोटा है, तू हाइड्रोजन, ए लिथियम, ए लिथियम इधर आ बेटा, ओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ बेटा, आओ आओ आओ। हाँ तू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, ओ सोडियम आ गया, पोटेशियम पीछे जाओ आप। हाँ तो ये हाइड्रोजन है। कौन है ये? हाथ दे। मान लो मैं न्यूक्लियस, मैं कौन हूं? ये है हाइड्रोजन। डिस्टेंस कम है हमारा क्योंकि एटॉमिक साइज कम है ना। एटॉमिक साइज क्या है? तो मान लो ये हाइड्रोजन का लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और मैं हूं न्यूक्लियस, तो मैं इसको क्या करके रखूंगा? एकदम ज्यादा फोर्स से क्या करके रखूंगा? इसको पुल करके रखूंगा, तो ये भाग सकेगा, भाग के दिखा। ऐसा कोई सिनेरियो होता है हाइड्रोजन के साथ में कि लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज नहीं हो पाता क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखा है अच्छा खासा एकदम। समझ में आ रहा है? फिर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लिथियम का एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ चुका है ना। जितना ज्यादा पुल से मैं हाइड्रोजन को पकड़ के रखा था उतना ज्यादा पुल से मैं लिथियम को पकड़ूंगा क्या? नहीं। तो इट माइट हैव चांसेस कि ये जल्दी से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, है ना। फिर बारी आती है सोडियम की। तेरा हाथ ठंडा क्यों हो गया रे? ठंडी लग रही है? तो अच्छी बात है, ठंडी लग रही है, ऐसी बंद कर दूं? नहीं ना, अच्छा। हाँ तो कौन है तू? अच्छा सोडियम है। तो सोडियम के केस में साइज और बढ़ चुका है तो मेरा न्यूक्लियर पूल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जल्दी से ये रिलीज हो जाएगा। ये आया पोटेशियम, वहीं खड़े रहे। पोटेशियम के केस में साइज और बढ़ चुका है, न्यूक्लियर पूल क्या रहेगा? तो अब तो चांसेस ज्यादा हो गया इसके भागने के। भाई भागने के मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के चांसेस क्या हो गए? बाकी दिखा, जा जी ले अपनी जिंदगी, है या नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के, बैठ जाओ, चारों के चारों एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो बोला डिक्रीज, अच्छा इंक्रीज हो रही है, अच्छा इंक्रीज हो रही है ना। दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। क्लियर है? तो वो चीज लिखना है हम लोग को। बोलो, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं, एज वी मूव फ्रॉम, as we move down the group, right? As we move down the group, एकदम अच्छी तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जाम में अपने पॉइंट पढ़े तो उसको भी समझ में आवे। एटॉमिक साइज क्या होगा? As we move down the group, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के वजह से न्यूक्लियर पूल क्या हो जाएगा? द न्यूक्लियर पूल डिक्रीजेस, है ना। न्यूक्लियर पूल अगर कम हो गया, द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिलीज ऑफ बिकम इजी और डिफिकल्ट? बिकम इजी। जब न्यूक्लियर पूल कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाएगा? द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजी। देयरफॉर मेटेलिक कैरेक्टर increases down the group. Metallic character increases down the group. Everybody understood? क्यों metallic character increase हो रहा है? समझ में आया? Exactly इसका opposite होगा
जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में हमको पता है लेफ्ट टू राइट जाने के टाइम पे हम क्या हो रहा है, पीरियड में जब जा रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब लिथियम बड़ा है। और अगर मैं बात करूं, मैं इसको 18 ग्रुप वाले को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं लिथियम की बात करूं और फ्लोरीन की बात करूं तो बड़ा कौन है, लिथियम। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है, छोटा है। लिथियम बड़ा है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर पूल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ना, न्यूक्लियर पूल क्या हो जाएगा। तो न्यूक्लियर पूल बढ़ने की वजह से लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एकदम ज्यादा फोर्स से क्या रहेगा, वो बाउंड करेगा। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज कर पाएगा, क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज। तो अगर मैं बात करूं लिथियम और फ्लोरीन की, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि लिथियम बड़ा है ना, फ्लोरीन क्या है। तो लिथियम का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से क्या हो जाएगा। फिर बेरिलियम का थोड़ा सा टाइम लगेगा, बोरॉन में और थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगने वाला है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज है या नहीं। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना। लिथियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, उससे कम टाइम में बेरिलियम, है कि नहीं। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर पूल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पूल इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर पूल बढ़ने की वजह से द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, है ना। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज नहीं होगा। दैट्स व्हाई फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। वैसे आप देखो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। नाइट्रोजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कार्बन क्या कर जाता है, शेयरिंग कर जाता है, क्योंकि उनकी गेन करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लूज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है, तभी वही लिखना है। as we move from left to right in any period, क्या होगा बोलो, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर पूल क्या होगा, द न्यूक्लियर पूल बढ़ जाएगा। द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट एंड हेंस मेटेलिक कैरेक्टर, मैं MC लिख रहा हूं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, समझा या नहीं समझा। सो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बोलो, इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, हाँ, डिक्रीज होगा। क्या होगा, और लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, तो मुझे बताओ लिथियम और फ्लोरीन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, नॉन विद इन अ पीरियड। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो लिथियम ज्यादा नॉन मेटल है या फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटल है, फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटल है। थर्ड पीरियड में सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो कौन ज्यादा नॉन मेटल है, क्लोरीन ज्यादा नॉन मेटल है। समझ में आ रहा है, पूरे टेबल के अंदर फ्लोरीन जो है वो सबसे
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे मोस्ट। सेकेंड पीरियड में तो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करूं तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्यों? उसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों है? एटॉमिक साइज। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या है? कम है, छोटा है, छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? हमेशा जिद कर देना, ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जिद है उसकी, जल्दी से उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, छोटा एटम है तो वो चाहता है जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन मिले और वो क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज्यादा जिद्दी है। तो पूरे टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी कौन रहेगा? देखो, ये सब नॉन मेटल है। अगर मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन, ये सब जो है ना, ये सब नॉन मेटल है, और ये जो है ये सब मेटल है। बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? मेटल है। और यहां से ये सब नॉन मेटल है। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन। समझा या नहीं समझा? क्लियर? मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप आएंगे तो डिक्रीज होगा, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने की वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा, तो थर्ड पीरियड में क्लोरीन का ज्यादा है। क्लियर है? एनी डाउट? नाउ द लास्ट टॉपिक, फिजिकल स्टेट ऑफ हैलोजन। क्या पढ़ना है हमको? व्हाट आर हैलोजेंस? सॉल्ट मेकिंग कंपाउंड। वेरी गुड। सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं हैलोजन? ग्रुप रोमन नंबर में या नॉर्मल नंबर में? नॉर्मल नंबर में, बराबर ना? कहाँ है हमारे पीरियड टेबल में? कहाँ है? कहाँ है? ये है ना, फ्लोरीन, आगे नीचे ब्रोमीन और आयोडीन। चार याद करने बोला था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो मुझे इन चारों के फिजिकल स्टेट चेक कर रहे हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। तो अमंग दी फोर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या है? ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन कौन से फॉर्म में है? बचा क्या? क्या रहेगा? आयोडीन, देश का नमक, टाटा नमक, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, आयोडीन इज इन सॉलिड स्टेट। क्लियर? समझा? अंडरस्टूड? दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए। मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे। पहले आपको ये कॉपी करना है। आपने टेबल बना के लेकर आए हैं? टेबल बनाया आपने? नहीं बनाया तो टेबल बनाने के लिए जगह छोड़ दो।